यह फिल शापिरो है। आज मुझे वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में एक उत्साही फिल्म निर्माता डे अल मोहम्मद के साथ बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वह रेनेगेड्स नामक फिल्मों की एक श्रृंखला की निर्माता हैं जो इस वर्तमान सप्ताहांत कैनेडी सेंटर में दिखाई जाएगी और फिर इसे इस सप्ताहांत पूरी तरह से दिखाया जाएगा और अक्टूबर के महीने में पीबीएस पर सप्ताह दर सप्ताह दिखाया जाएगा। डे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें श्रृंखला के बारे में थोड़ा बताएं, यह कैसे बनी? बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। तो रेनेगेड्स 5 लघु फिल्मों की एक श्रृंखला है जो लगभग 10 से 12 मिनट की हैं और ये वास्तव में डिजिटल दर्शकों के लिए बनाई गई हैं। और वे जो कर रहे हैं वह है विकलांगताओं वाले विविध कम-झात ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन को प्रदर्शित करना और विशेष रूप से अमेरिकी समाज में उनके योगदान और विकलांगता संस्कृति के इन अद्वितीय तत्वों की खोज करना। और इसलिए इसका एक हिस्सा यह है कि अगर आप इस पर विचार करें तो आज अमेरिका में 4 में से 1 वयस्क के पास विकलांगता है। और अगर आप उन परिवारों को देखना शुरू करते हैं जिनमें कोई विकलांगता वाला सदस्य है तो यह संख्या 1 पर गिर जाती है और यह 1 में से 3 के रूप में अधिक प्रचलित हो जाती है ना? और हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं या दृष्टिहीन या बधिर लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम उन चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं, पुरानी बीमारियां, एचआईवी और एड्स, एमएस और मधुमेह। और यह है, अगर आप सोचें कि हमने विकलांगता के बारे में और इस समुदाय के बारे में कहानियां कैसे बताई हैं, तो यह आमतौर पर या तो दया की कहानी होती है या यह एक और तत्व होता है, जैसे कि मेरे साथ एक भयानक त्रासदी हुई और अब मैंने इसे पार कर लिया है और मेरी जिंदगी, आप जानते हैं, पहले से बेहतर है। और सच यह है कि इनमें से कोई भी वास्तव में असली लोगों के प्रति सच्चा नहीं है। इसलिए हम जो करना चाहते हैं उनमें से एक यह है कि हम अद्भुत और मजेदार कहानियां बताएं ताकि इस समुदाय के गतिशील तत्वों को कैद किया जा सके। और जैसे हम अब केवल महिलाओं के इतिहास या नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों के इतिहास के कुछ हिस्सों को कैद कर रहे हैं, विकलांगता भी उसी तरह है और यही मूल रूप से रेनेगेड्स है। मुझे यकीन है कि यह फिल्म श्रृंखला शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए बहुत दिलचस्प होगी और मैं टकोमा पार्क में काम करने वाले सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ रहा था। वहाँ एक महिला थी, मुझे लगता है कि वह इंग्लैंड से थी, जिसने विकलांगताओं पर एक किताब लिखी थी और वह बस अद्भुत थी। इसने मेरे मन को खोल दिया, मुझे चीज़ों के बारे में सोचने में मदद की और मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बातों से खुद को मुश्किल में डालने से बच सकूं। एक दिन बिना कुछ गलत कहे बिताना अच्छा लगता है ना? इससे मुझे विकलांगता वाले लोगों के साथ एक दुनिया में रहने के लिए अधिक जागरूक, सहज और खुश होने का अनुभव होता है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा, हम पूरे क्षेत्र को कैद करना चाहते हैं। इसलिए हमने 2021 में एक पायलट किया और हमने किटी ओनील के बारे में बात की। और वह एक साहसी स्टंट महिला और रेसर थी और 70 के दशक के अधिकांश समय में 30 से अधिक वर्षों तक उसने महिलाओं के लिए भूमि गति रिकॉर्ड रखा। और मैं लोगों को बताऊंगा, मैंने स्पष्ट किया कि उसने महिलाओं के लिए भूमि गति रिकॉर्ड रखा क्योंकि उसने ओरेगन के अल्बर्ट डेजर्ट में पहला रन किया और उसने पुराने रिकॉर्ड को 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से पार कर दिया। और फिर उन्होंने उसे कार से खींच लिया क्योंकि उन्हें डर था कि वह पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। हा 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 हा। और इसलिए वह केवल एक रेसर नहीं थी जिन्होंने महिलाओं का रिकॉर्ड रखा, बल्कि वह एक स्टंट महिला भी थी। वह लिंडा कार्टर की स्टंट डबल थी जो वंडर वुमन थी और लिंडसे वॉगनर की जो बायोनिक वुमन थी। और उन्होंने यह सब किया। मौत, ओ नहीं, वाह। और कोई इस बात के बारे में नहीं सोचता कि यह क्या है। यह एक वंडर वुमन है, आप जानते हैं, जो बहरा था। मैं ऐसा सोचता हूं कि ये वही कहानियां हैं जिन्हें हम कैद करना चाहते हैं, क्योंकि यह आपकी सामान्य कहानी नहीं है। यह लोग हैं जिन्हें आप देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, ये तो काफी अच्छा है। और ये वही टुकड़े और कथाएं हैं जो वास्तव में हमें कमी महसूस करवा रही हैं। बाल्टीमोर में एक महिला है और उसके पास लगभग 300 पेटेंट हैं। वह एक सुंदर युवा महिला है, एक युवा माँ। मुझे लगता है कि उसकी उम्र लगभग 40 साल है, शायद अधिकतम 45 साल। खैर, उसके पास आईबीएम में लगभग 300 पेटेंट हैं और फिर आईबीएम कहता है कि वह आईबीएम की सीईओ है। कर्मचारी, सबसे अधिक पेटेंट वाली महिला। मैंने कहा, तुम बस रुको।
तुम उस महिला चीज को निकालने जा रही हो, क्योंकि वह लगातार नई चीजें आविष्कार करती रहती है। और अगर कोई ऐसा है जो सोचता है कि वह उसे पीछे छोड़ सकता है, तो उन्हें, आप जानते हैं, खुद पर एक अच्छी गहरी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि वह सामने है। उसकी एक शानदार टेड टॉक है। एक महिला आविष्कारक जो आईबीएम से हैं, बाल्टीमोर में रहती हैं। और फिर मुझे बताओ, मुझे लगता है कि तुम मुझे डॉक्स इन प्रोग्रेस के बारे में बता रहे थे। क्या तुम सिल्वर स्प्रिंग में डॉक्स इन प्रोग्रेस गए थे? हाँ, वास्तव में, अगर विश्वास करें या नहीं, मेरी फिल्म निर्माण की शुरुआत हुई। मैंने वास्तव में पहले लघु कहानियां और उपन्यास लिखे थे, और हर कुछ समय बाद आप एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो किताब के लिए काम नहीं करेगी। और वास्तव में यह एक गृह युद्ध की कहानी थी। कोई भी एक और गृह युद्ध की किताब पढ़ना नहीं चाहता, और मैंने सोचा कि इसे फिल्म के रूप में करना शानदार होगा। तो विचार यह था, क्या मैं इसे फिल्म में कर सकता हूँ? अब एक दृष्टिहीन व्यक्ति के रूप में, मैं और मेरा गाइड डॉग, मैं सोचता हूँ कौन मुझे गंभीरता से लेगा जब मैं कहूंगा मैं एक फिल्म का निर्देशन करना चाहता हूँ। और मैंने वास्तव में डॉक इन प्रोग्रेस में एक फिल्म निर्माण कक्षा के लिए साइन अप किया और उसे लिया, और मैं वहां गया, और मेरी क्षमता को लेकर कभी कोई सवाल नहीं था। यह बहुत ही ऐसा था, हम नहीं जानते कि कैसे, लेकिन हम इसे समझ लेंगे। मैं विमेन इन फिल्म एंड वीडियो में गया तो यह वही स्थिति थी। फिर से मैं और मेरा गाइड कुत्ता अंदर गए, और यह सवाल नहीं उठा कि क्या मैं वहां शामिल हूं या नहीं। मैं वहां शामिल था। यह बस एक ओह आप यह कैसे करते हैं, और मुझे एक जिज्ञासा और सहभागिता में साझा रुचि के साथ मिला, और इसलिए वे मुझे एक फिल्म निर्माता के रूप में रुचि रखते थे, न कि इस बारे में चिंता करते हुए कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। और और इसलिए डॉक इन प्रोग्रेस की उस पहली कक्षा से मेरी पहली फिल्म द इनवैलिड कॉर्प्स का ट्रेलर आया। और फिर जब मैं महिलाएं फिल्म और वीडियो की एक बैठक में था, तो फिल्म खत्म करने के बाद मुझे मैरीलैंड पब्लिक टेलीविजन पर केट पियर्सन से मिलने का मौका मिला, और वे स्थानीय फिल्म निर्माताओं के बड़े समर्थक हैं। और वह फिल्म अंततः सार्वजनिक टेलीविजन पर प्रसारित हुई। इसलिए कई तरीकों से मैं अपनी करियर का श्रेय उन संस्थाओं को पूरी तरह से देता हूं, जैसे कि डॉक इन प्रोग्रेस, विमेन इन फिल्म एंड वीडियो, और स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए एमपीटी का समर्थन। और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, और वहीं से इन बड़े विचारों को बनाने का आत्मविश्वास आया। यह बहुत अच्छा है। मुझे एरिका से मिलने का मौका मिला, जो टॉक्स इन प्रोग्रेस की सह संस्थापकों में से एक है। वह एक पुस्तक लेखिका हैं, और उन्होंने 1 महीने पहले ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड में एक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक चर्चा की। यही वह जगह है जहां वह रहती हैं, और वह सार्वजनिक पुस्तकालय में थीं। तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज इन प्रोग्रेस में फिर से रुचि हुई। उसने इसकी सह स्थापना की थी, और फिर मुझे लगता है कि वह लगभग 10 साल बाद चली गई। यह बहुत काम है। लगता है जब मैंने कक्षाएं ली तब वह कार्यकारी निदेशक थी। क्या तुमने? हाँ, बहुत पसंद करने वाला व्यक्ति, बहुत पसंद करने वाला। और उसके पास पुस्तक चर्चा के लिए पुस्तकालय में एक मंत्रमुग्ध दर्शक था। उसने लगभग 1.5 घंटे तक चर्चा की, और ऐसा लगा कि समय उड़ गया। इस एक शानदार किताब है। हाँ, आपने क्रिएटिव कॉन्फिडेंस के बारे में किताब पढ़ी है, आपने देखा है। हाँ, हाँ, यह एक बहुत अच्छी किताब है। हाँ, मैंने इसे पढ़ा। हाँ, हाँ। क्या आप इसके बारे में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? क्या आप बता सकते हैं? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। आपके सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में अनुभव कैसे रहे हैं? वास्तव में मैं लाइब्रेरियों का प्रशंसक हूँ कि मैंने एक लाइब्रेरियन से शादी की। ओह नहीं, हम इसलिए कई तरीकों से सार्वजनिक पुस्तकालय हमारे देश में सबसे कम आंकी गई, लेकिन सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। अगर आप इस विचार के बारे में सोचें, तो यह एक ऐसा स्थान है जहां आप मुफ्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हम अब किताबों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ये ऐसे स्थान हैं जहां किताबें, ऑडियो किताबें, सीडी, फिल्में हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहां आप कंप्यूटर और वाईफाई की पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह केंद्र है ना? यहाँ ऐसे स्थान हैं जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जहां आप स्थानीय समूहों और बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। कुछ पुस्तकालय हैं जिनमें मेकर स्पेस है। कुछ पुस्तकालयों ने अपनी जगह का एक हिस्सा रोजगार कार्यालयों के लिए दिया है, जहां लोग अपनी कौशल में सुधार करने या नौकरी खोजने में मदद ले सकते हैं।
है ना। इस प्रकार कई तरीकों से वे एक केंद्रीय स्थान बन गए हैं जो बहुत सारी सेवाएं प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो शायद उन्हें किसी अन्य स्थान या किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते या वहन नहीं कर सकते। और कई तरीकों से स्पष्ट रूप से यह पुस्तकालयों को बहुत शक्तिशाली बना देगा। फिर भी कई तरीकों से वे बहुत कम आंके जाते हैं, बहुत कम सराहे जाते हैं, और जो कुछ वे करते हैं उसके लिए बहुत कम वित्त पोषित होते हैं। यहाँ मैरीलैंड में हमारे पास दृष्टिहीनों के लिए एक काफी मजबूत पुस्तकालय है ना? वास्तव में है। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। वास्तव में मैं वहां गया हूं और मैंने देखा है कि मैरीलैंड में एक है, क्योंकि मैंने वहां से ऑडियो सामग्री प्राप्त की है। लेकिन वॉशिंगटन डीएचसी में वाला वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एमएलके वाले में गया हूं और वहां बहुत सारा उपकरण देखा है। हाँ, एमएलके लाइब्रेरी। मैं उनकी संग्रह की विचारशीलता और उनके स्टाफ की गुणवत्ता से बहुत प्रभावित हूं, और वे लगातार चीजें सिखा रहे हैं। आप जानते हैं, इस और उस और दूसरी चीज पर मुफ्त कार्यशालाएं, यह वास्तव में इसमें शामिल है। और मुझे लगता है कि आपकी फिल्म श्रृंखला भी ये एक प्रयास है कि चलो विकलांगता को शामिल करें, बस इसे शामिल करें। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। अगर आप अब विकलांग नहीं हैं तो आप भविष्य में होंगे। सही, सही। ये वहां है, और ये उस चीज का एक बड़ा हिस्सा है जिसे हम अमेरिकी जीवन के रूप में सोचते हैं, है ना। और किटी ओनील एक बेहतरीन उदाहरण है जब बात भूमिगति रिकॉर्ड की होती है, और यह बताने के लिए कि वंडर वुमन एक विचार के रूप में देश में कितनी सर्वव्यापी है ना, और वह इसका एक हिस्सा थी। और हमारे पास मौजूद कई अन्य लोगों के लिए भी यही बात है। आपने उल्लेख किया कि यह कक्षाओं में कितना उपयोगी होगा, और हमने जो किया है उनमें से एक यह है कि हम पीबीएस के लर्निंग मीडिया शाखा के साथ साझेदारी कर रहे हैं, और वे वास्तव में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जिसमें चर्चा के प्रश्न और ऐसे सिद्धांत शामिल हैं जो वास्तव में फिल्मों के साथ काम कर सकते हैं, ताकि युवा लोगों के साथ काम किया जा सके। हाँ, मुझे लगता है कि इसे काम करने का तरीका यह है कि आपके पास फिल्म हो, फिर उसके साथ शिक्षकों के लिए प्रदान की गई सहायक शिक्षण सामग्री हो, और शिक्षक और स्कूल को बस इसमें शामिल होना होगा। उन्हें जरूरी नहीं कि ऐसा होना चाहिए। ये नए काम के मामले में जरूरी नहीं कि बोझिल हो। वे बस कहते हैं, अरे तुम जानते हो क्या, हम शामिल हो रहे हैं। हाँ, और विचार यह है कि इसे मौजूदा पाठ्यक्रम में समाहित करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब हम इतिहास और नागरिकता जैसे विषयों की बात करते हैं तो यह स्वयं दुनिया का एक हिस्सा है। बस हमने कभी विकलांगता के बारे में ठीक से नहीं सोचा। इतिहासकार डगलस बेंटन कहा करते थे कि विकलांगता इतिहास में हर जगह है जब आप इसे खोजने लगते हैं, लेकिन जो इतिहास हम लिखते हैं उनमें यह स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक चीज यह है कि हम इसे उन इतिहासों में लिखें, न कि किसी राजनीतिक झुकाव या किसी प्रकार के एजेंडे के कारण, बल्कि इसलिए कि यह वहां था और यही हम करना चाहते हैं। और बात यह है कि वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में इसकी कमी है। एक सर्वेक्षण 21 या 22 में किया गया था, और मूल रूप से के से 12 तक देश भर के स्कूलों में 50% से अधिक शिक्षकों ने जो उत्तर दिया, कहा कि उन्होंने कभी भी किसी पाठ या पाठ के किसी भाग को नहीं पढ़ाया जो सीधे विकलांगता के बारे में कुछ संबोधित करता हो। और फिर लगभग 36% और हैं, तो अब हम 80% से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि वे इसे शायद साल में 1 या 2 बार ही पढ़ाते हैं। और उन लोगों में से 80% ने कहा कि उन्हें अपने घर के पाठ योजनाएं बनानी पड़ी, क्योंकि उन्हें कहीं भी सामग्री नहीं मिल रही थी। इसलिए यह हमारी कोशिश है कि हम इसे प्रदान कर सकें। क्या फिल्मों का चयन करना कठिन था? क्योंकि इतने सारे अद्भुत लोग हैं। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, आप और अधिक लोगों को खोजने लगते हैं। कितने लोगों ने किटी ओनील के बारे में सुना है? अक्टूबर 1 को प्रसारित होने वाली पहली फिल्म में से एक जूडी लिन डेल रे है, जो एक बौनी महिला थी जिसने विज्ञान कथा की दुनिया में क्रांति ला दी। वह एक संपादक थी, और वह एक, आप जानते हैं कि किसने एक किताब लिखी, लेखक आप प्रकाशक को जानते हैं, लेकिन कोई यह ध्यान नहीं देता कि एक किताब का संपादक कौन है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उसने आर्थर सी क्लार्क, आइजैक असिमोव, फिलिप के डिक जैसे लोगों का संपादन किया, तो उसने इस कम झात उपन्यासकरण का भी संपादन किया है जिसका नाम स्टार वॉर्स है। वाह, वास्तव में उसने
फिल्म के रिलीज होने से पहले इसके बारे में सुना और इसके अधिकार खरीद लिए और उन्होंने उस किताब को फिल्म के रिलीज होने से महीनों पहले जारी किया क्योंकि उन्हें पता था कि यह बड़ी होने वाली है। और आप जानते हैं जब उसने पहली बार शुरुआत की तो विज्ञान कथा एक तरह की विशेष चीज थी। सही है, आप जानते हैं वह 1943 में पैदा हुई थी। सही है। और इसीलिए उस समय ये बस एक विशेष चीज थी। और अब अगर आप विज्ञान कथा युग और फैंटेसी के विचार को देखें तो ये हर जगह है ना? मुझे लगता है कि इस साल जुलाई तक शीर्ष 10 में से 8 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में किसी न किसी रूप में फैंटेसी या विज्ञान कथा थी। और इसलिए जो उसने किया और डेल रे बुक्स जिसका नाम उसके नाम पर रखा गया विज्ञान कथा और फैंटेसी के इन शक्तिशाली प्रकाशकों में से एक बन गया। और यह सब एक ही महिला का काम है। और बात यह है कि मैं सोच रहा था मुझे यह नहीं पता था और मैं एक बड़ा विज्ञान कथा प्रशंसक हूँ। यह सोचकर अद्भुत है कि इनमें से कुछ लोगों का कितना प्रभाव है। तो वह एक और उदाहरण है जिसके बारे में आप बस नहीं सोचते। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, क्या आपको पता है कि इनमें से कोई फिल्म ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध है? जिसके बारे में मैं जानता हूँ ये तो नहीं। हम अभी बस लघु फिल्मों के साथ शुरू हुए हैं। इनमें ऑडियो विवरण है तो ये प्रदान किया गया है। यह अच्छा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सबसे व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए यह थोड़ा अच्छा होगा कि यह सामग्री एक पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध हो या जहाँ लोग, परिवार इसे कार ड्राइव के दौरान छुट्टी पर सुन सकें। जैसे यह ऐसा है, अरे! हम छुट्टी पर हैं, वैसे। चलो कुछ सुनते हैं। ठीक है। हाँ, जब परिवार कार में होते हैं, तो बातचीत के लिए भी दिलचस्प संभावनाएँ होती हैं और माता-पिता के पास व्यस्त कार्य सप्ताह की तुलना में अधिक फ्री टाइम हो सकता है। तो बहुत सही। हाँ, नहीं मैं ये कहने वाला था कि हम इसके बारे में अभी तक नहीं सोचे थे। तो अभी हम बस शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा ये बस छोटी फिल्में हैं और मुझे लगता है कि हमारी उम्मीद है कि लोग इनसे उत्साहित हों कि कुछ लोग कहें अरे शायद हमें इन लोगों की ओर जांच करनी चाहिए। शायद उनमें से कुछ को उनकी प्रभाव को वास्तव में समझने और पहचानने के लिए एक पूरी जीवनी की आवश्यकता है। बहुत दिलचस्प, आपका बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में डे अल मोहम्मद के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह प्रसारण पूरे देश में होगा, है ना? पीबीएस पर। हाँ, आप इसे पीबीएस की वेबसाइट पर पा सकते हैं। बस अमेरिकन मास्टर्स रेनेगेड्स के तहत देखें। ओह! मुझे अमेरिकन मास्टर्स बहुत पसंद है। ओह! मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टेलीविज़न पर सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं। आप जानते हैं, अमेरिकन मास्टर्स। मुझे यह श्रृंखला बहुत पसंद है। आपका बहुत धन्यवाद। अगली बार तक। अलविदा।